स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल हमने स्टार्ट किया था कि रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या होता है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है और मिक्स्ड सेल रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, हम रिलेटिव पढ़ चुके हैं, एब्सोल्यूट हमने कल पढ़ा था और मिक्स्ड को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है, उसके बाद फिर मैं आपको मिक्स्ड सेल रेफरेंस आपको समझाती हूँ। मैंने आपको कल बताया था कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस वो होते हैं जहाँ पर हम किसी एक सेल को फिक्स कर देते हैं। जो वैल्यू हमें लगती है कि कांस्टेंट है, उस वैल्यू को हम फिक्स कर देते हैं डॉलर का साइन लगा के। जैसे सपोज कर लो यहाँ पे काउंटिंग लिखी हुई है, मैंने इसे सिलेक्ट करवाया और ड्रैग करवा दिया। यहाँ पे सपोज 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे 2 का टेबल बनाना है, तो जैसे हम बचपन में किया करते थे, इक्वल टू का निशान लगा के 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। ठीक है, उसके बाद फिर अगर मुझे 4 लेके आना है तो फिर इक्वल टू लगाएंगे और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, यही करना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है कि ये जो ऊपर वाला 2 लिखा हुआ है, जो B1 सेल में 2 लिखा हुआ है, वो बार बार मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो 2 सभी के लिए कांस्टेंट है, तो हमने क्या करना है, B1 के पास अपना कर्सर रख के F4 बटन को क्लिक करना है तो सेल फिक्स हो जाता है। जैसे मैंने B1 के पास कर्सर रखा, उसके बाद F4 बटन क्लिक करवाया, एंटर बटन क्लिक करवाया, उसके बाद मैंने ड्रैग करवा लिया। अब हम ड्रैग करवा लेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर हमारा जैसे भी टेबल बनना चाहिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पे टेबल बन चुका है। बाय चांस अगर अब हम इस सेल को फिक्स नहीं करते हैं, मैंने ये जो डॉलर का साइन लगाया था मैंने इसे हटा दिया, तो फिर ये क्या करेगा, रिलेटिव सेल रेफरेंस का यूज़ कर लेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इसने उठा लिया अब 2 को, फिर यहाँ पे आओगे तो B3 को, फिर यहाँ पे आओगे तो B4 को, फिर यहाँ पे आओगे तो B5 को। अब यहाँ पे ये रॉन्ग हो रहा है, तो इसके लिए ही हम क्या करेंगे, जहाँ पे 2 लिखा हुआ है उस सेल पे जाके हमने F4 बटन क्लिक करना है और ये सेल फिक्स हो जाएगा। जब ये सेल फिक्स हो जाता है, हमने ड्रैग करवा देना है, तो ये जो B1 सेल है ये चेंज नहीं होगा। अब अगर यहाँ पे मैं 3 भी लिखती हूँ तो यहाँ पे 3 का टेबल बन जाएगा, और अगर मैं 4 लिखती हूँ तो 4 का टेबल बन जाएगा। अगर मैं 21 लिखती हूँ तो 21 का टेबल क्रिएट हो जाएगा। ये चीज़ तो सभी को समझ में आ गई होगी। अब आगे हम बात करते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंस की। इस चीज़ को मैं डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंस की। पहली शीट पे आते हैं, यहाँ पे समझते हैं। जैसे हमने रिलेटिव में पढ़ा कि रिलेट करता है, वो चेंज होता है सेल। हम ड्रैग करेंगे तो जैसे A5 प्लस B5 है, तो A5 का A6 बन जाएगा, B5 का B6 बन जाएगा। अगर एब्सोल्यूट की बात की जाए तो उसके सामने B2 सेल में लिखा हुआ है A A5 को डॉलर का साइन लगाया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, प्लस B6 लिखा हुआ है। तो अगर इस वाले सेल को, इस वाले फॉर्मूले को मैं कहीं पे भी कॉपी करवा के पेस्ट करवाती हूँ तो A5 वाला सेल चेंज नहीं होने वाला है। क्यों नहीं चेंज होने वाला है, क्योंकि इसको हमने फिक्स कर दिया है। बट बात करें B6 सेल की तो वो चेंज हो जाएगा। B6 से हो सकता है B7 बन जाए, हो सकता है G7 बन जाए, हो सकता है D7 बन जाए, लेकिन A5 की बात की जाए तो A5 चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से मिक्स्ड सेल रेफरेंस हम उसे कहते हैं जहाँ पे या तो हम कॉलम को फिक्स करेंगे या तो हम रो को फिक्स करेंगे। अभी एब्सोल्यूट की बात की जाए तो जैसे हम A5 सेल की बात करते हैं, अगर हम ये वाले A5 सेल की बात करें, इस वाले सेल की बात करें A5 सेल की, तो जो ये हमारा सेल है ये रो और कॉलम दोनों से मिलके बना हुआ है। अगर हम ऊपर से देखते हैं, वर्टिकली देखते हैं, तो ये A नंबर वाला कॉलम है। अगर लेकिन हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो ये 5 नंबर वाली रो है। तो इसीलिए हमने A5 को फिक्स करने के लिए यहाँ पे 5 के आगे भी डॉलर का साइन लगाया और A के आगे भी डॉलर का साइन लगाया। तो जब दोनों के आगे डॉलर का साइन लगाया तो मतलब A5 वाला सेल पूरी तरीके से फिक्स हो गया। इसी तरह मिक्स में क्या होता है कि हम A के आगे डॉलर का साइन लगाएंगे। अब A के आगे डॉलर का साइन लगाने का मतलब है ओनली A वाला कॉलम फिक्स हुआ, ना कि कोई भी रो। जैसे B की बात, जैसे 5 की बात की जाए, A5 की बात की जाए तो A वाला कॉलम फिक्स है। अगर मैं इसे कहीं भी ड्रैग करती हूँ, चाहे हॉरिजॉन्टली ड्रैग करूँ चाहे वर्टिकली ड्रैग करूँ, तो ये जो A है, A के आगे डॉलर का साइन है, ये नहीं चेंज होगा। लेकिन जो 5 है, 5 की जगह 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 भी हो सकता है, लेकिन A की जगह B नहीं हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम B7 की बात करें
तो मैंने बी के आगे डॉलर का साइन नहीं लगाया, 7 के आगे डॉलर का साइन लगाया हुआ है। तो यहाँ पे 7 नंबर वाली रो फिक्स हो गई है, बी नंबर वाला कॉलम नहीं फिक्स हुआ है। अगर अब इस चीज़ को हम कॉपी करवा के कहीं पे भी पेस्ट करवाते हैं तो फिर इससे क्या होगा कि जो बी है, बी तो चेंज हो जाएगा, बी का सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, लेकिन 7 नंबर वाली रो नहीं चेंज होगी। 7 का 8 नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है। ये चीज़ें हो जाती हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंस में। तो मुझे लगता है कि आप लोग को एब्सोल्यूट रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड समझ आ चुका होगा। अब मैंने आपको रिलेटिव का भी एग्जांपल समझाया था, एब्सोल्यूट का भी एग्जांपल समझाया था। मैं आज आपको मिक्स का एग्जांपल समझाती हूँ कि आप मिक्स्ड को किस तरीके से किसी प्रैक्टिकल के अंदर देख सकते हो। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे काउंटिंग लिखी, 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, दोनों को सिलेक्ट करवा के मैंने ड्रैग, यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करवा के मैंने ड्रैग करवा दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 3, यहाँ पे हम लिखते हैं 4, ठीक है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करवा के हम इसको ड्रैग करवा लेते हैं। इसकी मैं जूमिंग कम कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जाए तो करना क्या है, ये प्रैक्टिकल क्या है, मुझे यहाँ पे 2 का टेबल बनाना है, क्रिएट करना है, यहाँ पे 3 का टेबल बनाना है, यहाँ पे मुझे 4 का टेबल बनाना है, यहाँ पे मुझे 5 का बनाना है, यहाँ पे 6 बनाना है, यहाँ पे 7 का बनाना है। अगर यहाँ पे हम एब्सोल्यूट का यूज करें तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला पहली बार यहाँ पे लगाना पड़ेगा, दूसरी बार यहाँ पे, फिर तीसरी बार यहाँ पे, चौथी बार यहाँ पे, पांचवी बार यहाँ पे, छठवीं बार यहाँ पे। अगर इसके आगे और भी नंबर लिखे होते तो मुझे उतनी बार ही लगाना पड़ता। लेकिन अगर मिक्स्ड सेल रेफरेंस की बात की जाए तो यहाँ पे हम एक जगह फॉर्मूला लगा के ड्रैग कर देंगे तो सभी जगह इसका आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं हम। मैंने क्या किया, यहाँ पे कर्सर रखा। अब हमें पता है कि अगर मुझे 2 का टेबल बनाना है तो 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 के साथ, फिर उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ। तो मैंने क्या किया, वही फॉर्मूला लगाया, इक्वल टू लगा के ये वाला सेल मल्टीप्लाई ये वाला सेल। इतनी चीजें तो समझ में आ गई होंगी सभी को। अब इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे हमें देखने की ये जरूरत पड़ती है कि हमारा जो डाटा है वो कौन से कॉलम में लिखा हुआ है और कौन से रो में लिखा हुआ है। जैसे अभी हम 1 2 3 4 5 6 8 की बात करें तो ये कौन से कॉलम में लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो ए नंबर वाले कॉलम में लिखा हुआ है, वर्टिकल लिखा हुआ है। तो हमने क्या करना है, ए के आगे अपना कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद हमने अपनी कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करके 4 वाली बटन को क्लिक करना है, तो यहाँ पे डॉलर का साइन लग जाएगा। अगर आपको F4 के बारे में पता है तो आप F4 को भी क्लिक करवाओगे तो पहली बार ऐसा लगेगा, दूसरी बार क्लिक करवाओगे तो 2 के आगे डॉलर का साइन लगेगा और तीसरी बार क्लिक करवाओगे तो A के आगे डॉलर का साइन लग जाएगा। तो आई होप ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि हमने A के आगे डॉलर का साइन क्यों लगाया। हमने A के आगे डॉलर का साइन इसलिए लगाया क्योंकि 1 2 3 4 मेरा A वाले कॉलम में लिखा हुआ है। अब दूसरी बात करते हैं। अब जहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 4 5 6, ये कौन से नंबर रो में लिखा हुआ है, ये हम देख सकते हैं, ये पहले नंबर वाले रो में लिखा हुआ है। तो हमने भी क्या करना है, अब इस फॉर्मूले में देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर ये देखो यहाँ पे यूज हुआ है। हमने इसके आगे कर्सर रखना है, कर्सर रखने के बाद शिफ्ट बटन को प्रेस करके 4 बटन को प्रेस कर लेना। अब यहाँ पे ये फिक्स हो गया। अब इसे ड्रैग करवा लेते हैं। अब इस चीज को एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। जैसे आप देखोगे मल्टीप्लाई तो सभी को समझ में आ गया होगा कि हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हम टेबल बना रहे हैं। लेकिन हमने फिक्स किसके अकॉर्डिंग किया, जैसे ए वाले कॉलम के अंदर मेरा डाटा था तो हमने ए वाले कॉलम को फिक्स कर लिया, और मेरी फर्स्ट नंबर वाले रो में मेरा डाटा था इसलिए फर्स्ट नंबर वाले रो के आगे मैंने डॉलर का साइन लगा लिया। सपोज कर लो ये जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है ये ए कॉलम में ना लिख के ई वाले कॉलम में लिखा हुआ है, तो हमने फिर ई के आगे डॉलर का साइन लगाना है। और जो ये 1 2 3 4 लिखा हुआ है ये फर्स्ट नंबर वाली रो में ना लिख के ये 8 नंबर वाली रो में लिखा हुआ है, तो फिर हमने 8 के आगे रख के कर्सर कर्सर रख के हमने डॉलर का साइन लगाना है। बस इतना करने के बाद हमने क्या करना है, इसको ड्रैग करवा देना है। जब आप इसको ड्रैग करवाओगे तो यहाँ पे टेबल बन जाता है। अब आप किसी भी जगह पे अगर फॉर्मूले को देखना चाहो तो F2 बटन करके देख सकते हो। जैसे हम ए वाले कॉलम की बात की जाए, देखोगे आप ए के आगे डॉलर का साइन है, यहाँ पे ए चेंज नहीं हुआ है। 1 नंबर वाले रो की बात करें तो देख सकते हो 1 नंबर वाला रो चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे हम देखें F2 बटन क्लिक करवाओगे तो यहाँ पे भी सेम है।
देख सकते हो फर्स्ट नंबर वाली रो चेंज नहीं है, ए नंबर वाला कॉलम चेंज नहीं है। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे भी सेम है, ए नंबर वाला कॉलम चेंज नहीं है और फर्स्ट नंबर वाली रो चेंज नहीं है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल हो गया मिक्स्ड सेल रेफरेंस का। एक प्रैक्टिकल हम और देख लेते हैं। हम इस शीट में आ गए, न्यू शीट में। अब हम डाटा यहाँ से ऑर्गेनाइज करते हैं। सपोज कर लो यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 11,000। हमने इन दोनों को सिलेक्ट करवा के ड्रैग करवा दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सपोज कर लो लिखा हुआ है 1%, यहाँ पे लिखा हुआ है 2%, ठीक है। अब इसी चीज को हमने क्या किया, सिलेक्ट करवा के ड्रैग करवा दिया। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, ध्यान से समझते हैं पहले। अब यहाँ पे ना मुझे 10,000 का 1% यहाँ पे चाहिए, 10,000 का जो भी 1% हो। ऐसे ही सेम टू सेम 11,000 का 1% चाहिए, ऐसे ही सेम टू सेम 12,000 का भी यहाँ पे 1%, 13,000 का, ऐसे ही 14, ऐसे ही 15। इसी तरह सेम टू सेम 10,000 का मुझे 2% यहाँ पे चाहिए, मुझे 11,000 का 2% यहाँ पे आंसर आना चाहिए, 12,000 का यहाँ पे आना चाहिए। इसी तरह मुझे सबका ही निकालना है। तो हमें पता है कि अगर मुझे एक्सेल के अंदर किसी भी चीज़ का परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो हम मल्टीप्लाई लगा के कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने भी क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू लगाना है, इक्वल टू लगा के ये वाला सेल मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले सेल के साथ। इतनी चीज़ें तो सभी को समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखना ये है कि जो 10,000 लिखा हुआ है, 11,000 लिखा हुआ है, 12,000 लिखा हुआ है, ये कौन से कॉलम में लिखा हुआ है। इस कॉलम की बात की जाए तो ये सी वाले कॉलम में लिखा हुआ है। तो हमने भी क्या करना है, सी के आगे रखो कर्सर, कर्सर रखने के बाद शिफ्ट एंड 4 बटन को क्लिक करवाओगे अपने कीबोर्ड से तो यहाँ पे डॉलर का साइन लग जाएगा। अब हम बात करें 1%, 2%, 3%, 4% की, तो ये फर्स्ट नंबर वाले रो में लिखा हुआ है ना। तो हमने भी क्या करना है, D1 यहाँ पे देखोगे 1 का यूज किया हुआ है, तो हमने 1 के आगे रखना है अपना कर्सर, शिफ्ट के साथ 4 बटन को प्रेस करना है, यहाँ पे डॉलर का साइन लग गया, बस हमने ड्रैग करवा लेना है। बस इतना करने के बाद आपका टोटल यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। जो हम बारी बारी काम करने वाले थे वो एक बार में निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे सी नंबर वाला कॉलम चेंज नहीं है और आप देखोगे फर्स्ट नंबर वाली रो चेंज नहीं है। तो इस तरीके से हम मिक्स्ड सेल रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। आप लोगों ने भी क्या करना है, जब आप प्रैक्टिकल करने के लिए आओगे तो आपने अपनी क्या कहते हैं फाइल के अंदर ऐसे ही प्रैक्टिकल बनाने हैं। एक आपने टेबल निकाल लेना है, एक आपने परसेंटेज निकाल लेना है। सेम इसी तरीके से परसेंटेज निकाल के आपने मिक्स्ड सेल रेफरेंस का यूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, हम चले जाते हैं नोट्स में। इन सभी रेफरेंस का प्रैक्टिकल करने के लिए आपके नोट्स में एक प्रैक्टिकल बना हुआ है, उसे आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। मैं उसे आपको बनाना सिखा देती हूँ, फिर आपने उसको मेक कर लेना है। हम चले जाते हैं ट्यूटोरियल में, यहाँ पे एडवांस एक्सेल पार्ट 1 में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हम नीचे जाएंगे, जहाँ पे हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस एब्सोल्यूट मिक्स्ड जहाँ पे फिनिश होता है, उसी के नीचे एक फाइल का लिंक है। आपने उस यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है ना फॉर्मूला प्रैक्टिकल, उसके नीचे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू डाउनलोड दी रा डाटा वर्कबुक फॉर दिस प्रैक्टिकल। यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करेंगे, जहाँ पे रिलेटिव का भी यूज हो जाएगा और एब्सोल्यूट का भी यूज हो जाएगा। हमने इस प्रैक्टिकल को क्लिक करवा के डाउनलोड करवा लेना है। आप जब इस फाइल को डाउनलोड करवाओगे तो ये सीधा एक्सेल के अंदर ओपन हो जाएगी। जब एक्सेल के अंदर ओपन हो गई तो आपने इस वाली ऑप्शन को टिक कर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है अनेबल एडिटिंग। इसका मतलब ये है कि अभी हम इस फाइल के अंदर कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। हमें एडिटिंग करनी है तो हमें इस बटन को क्लिक करवा देना है। जब आपने इस बटन को क्लिक करवा देना है तो यहाँ पे आपका डाटा आ जाएगा। अब जब ये डाटा आ गया तो यहाँ पे हम सभी चीज़ों को कैलकुलेट करना सीखते हैं। सबसे पहले हम डाटा को समझते हैं। देखो एक्सेल के अंदर अगर हमें कोई भी काम करना है तो सबसे पहले तो हमें डाटा समझ में आना चाहिए। अगर हमें डाटा अच्छी तरीके से समझ में आ गया तभी हम पता कर सकते हैं कि उसका सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसको डाटा को। सबसे पहले लिखा हुआ है जुलाई मंथ 2020, डेज ऑफ मंथ लिखा हुआ है कि जुलाई मंथ में कितने दिन हैं, ठीक है।
उसके बाद लिखा हुआ है वीकली ऑफ्स। वीकली ऑफ्स का मतलब कि महीने में 4 संडे आते हैं, तो वो 4 संडे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है एम्प्लॉय की आईडी, ठीक है, एम्प्लॉय का नेम, जैसे मैंने कल आप लोग को बताया था एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ बेसिक पे। बेसिक पे का मतलब उनको मतलब मंथली कितनी इनकम आ रही है, मंथली उनको कितना दिया जा रहा है। यहाँ पे इन सभी एम्प्लॉय को उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनकम दी जा रही है। उसके बाद बात करते हैं हम एचआरए की, ठीक है। आप देख सकते हो ऊपर एचआरए रेट लिखा हुआ है 12%। पहले तो हम बात समझते हैं कि एचआरए का मतलब क्या होता है, ठीक है। एचआरए की फुल फॉर्म होती है हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस का मतलब कि कई कंपनियां क्या कहती हैं कि आप अगर हमारी कंपनी में काम करने आ रहे हो तो आपका रहने का जो खर्चा है वो भी मैं ही पे करूंगा। कितना पे करूंगा? आपका जो बेसिक पे है उसका 12%, ये रेट दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज रेट दिया हुआ है कि हमने इस बेसिक पे का 12% निकाल के यहाँ पे पता कर लेना है कि उसका जो हाउस का रेंट है ना वो कंपनी कितना दे रही है। तो आई होप हाउस रेंट अलाउंस के बारे में आपको पता चल गया होगा। आगे हम बात करते हैं कन्वीनियंस की, ठीक है। कन्वीनियंस की बात की जाए तो कन्वीनियंस का मतलब होता है आने जाने का खर्चा। अब कई कंपनी ऐसा भी करती है कि आपको रास्ते में आने में जो भी आप खर्चा कर रहे हो पैसा, वो मैं खुद उठाऊंगा या कंपनी खुद देगी आपको, तो उसे हम बोलते हैं कन्वीनियंस, ठीक है। कन्वीनियंस कितना दे रही है आप देख सकते हो ऊपर 15 रुपए दे रही है। उसके बाद सेम टू सेम वैसे ही अटेंडेंस लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रॉस अर्न। ग्रॉस अर्न का मतलब होता है कंपनी यहाँ पे कैलकुलेट करेगी कि टोटल इस एम्प्लॉय के पीछे कंपनी कितना खर्च कर रही है, वो चीज निकालेंगे हम। उसके बाद सेम टू सेम ईएसआई डिडक्शन। ईएसआई का ऊपर रेट दिया हुआ है जैसे हम पहले निकालते थे। उसके बाद पीएफ दिया हुआ है, उसके बाद नेट पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करना सीखते हैं। देखो हम इसको कैलकुलेट करने के लिए, हेल्प करने के लिए यहाँ पे कमेंट भी लगाया हुआ है। जैसे आप देख सकते हो लिखा हुआ है फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ बेसिक पे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो मतलब इस जो बेसिक पे है उसका फिक्स परसेंटेज हमें इसके साथ निकालना है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लगाना है इक्वल टू का निशान, यहाँ पे लेना है ये वाला सेल, मल्टीप्लाई करवाना है अब इसके साथ, ठीक है। अब हमें पता है जो हाउस रेंट अलाउंस है ये सभी एम्प्लॉय के लिए सेम है ना। तो अगर मैं इसे ऐसे ही ड्रैग करवा देती हूँ, मैंने सपोज यहाँ पे ऐसे ड्रैग करवा दिया, तो यहाँ पे देखो गलत वैल्यू आ गई। क्यों गलत वैल्यू आ गई? क्योंकि इस सेल में तो D3 का यूज किया गया था, लेकिन इस सेल की बात की जाए तो इसमें रिलेटिव सेल रेफरेंस का यूज किया और D4 को चूज कर लिया। यहाँ पे बात की जाए तो D5 को चूज कर लिया, यहाँ पे बात की जाए तो D6 को चूज कर लिया। तो हमें अब यहाँ पे करना क्या है, जो 12% वाला सेल है उसको हमने फिक्स करना है। ये D4 के पास कर्सर रख लो, F4 बटन क्लिक करवा दो, एंटर बटन क्लिक करवा दो, उसके बाद इसको ड्रैग करवा दोगे तो यहाँ पे आपकी टोटल कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे सभी जगह पे D3 का ही यूज किया गया, आप देख सकते हो अच्छे से D3 का ही यूज किया गया। अब उसके बाद हम निकालते हैं कन्वीनियंस, आने जाने का खर्चा, ठीक है। अब आने जाने का खर्चा निकालने के लिए यहाँ पे आप देखोगे कमेंट लगाया हुआ है। अगर मैं जूमिंग करती हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वीनियंस रेट। अगर आपको निकालना है ना E3 सेल में, अगर आपको निकालना है E3 सेल की बात की जाए तो ये रहा E3 सेल, मतलब इसमें रेट लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू लगाना पड़ेगा, अटेंडेंस से माइनस करना पड़ेगा वीकली ऑफ्स को। अटेंडेंस का मतलब ये जो हमारी अटेंडेंस है इसमें से माइनस होगा वीकली ऑफ्स। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अटेंडेंस को हम माइनस क्यों करेंगे वीकली ऑफ से। माइनस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब जैसे कंपनी ने ये तो कह दिया कि ठीक है आपको आने जाने का खर्चा दिया जाएगा, लेकिन कंपनी संडे का तो खर्चा नहीं उठाएगी ना। जैसे आप सपोज 1 महीने काम करते हो किसी भी कंपनी में, अब 4 दिन तो आपने काम किया नहीं होगा, 4 दिन तो आप कंपनी में गए नहीं, तो कंपनी ने उस 4 दिन का जो पैसा है वो आपको नहीं प्रोवाइड करवाना है। इसीलिए फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारी अटेंडेंस है उसमें से माइनस किया गया है वीकली ऑफ्स को। तो हम भी यहाँ पे सेम टू सेम लगा लेंगे, इक्वल टू लगा लेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे, ये रही हमारी अटेंडेंस, इसमें से माइनस कर लेंगे वीकली ऑफ्स को, ठीक है। उसके बाद वीकली ऑफ्स को F4 बटन से क्लिक करवा के फिक्स करवा लेंगे। क्यों फिक्स करवा रहे हैं आप लोग को अच्छे से पता है कि सभी की अटेंडेंस में से वीकली ऑफ्स को माइनस किया जाएगा। बंद करवा लो ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई का यूज कर लेना है, यहाँ पे जो रेट दिया हुआ है इसको भी हमें फिक्स करवाना है। F4 बटन का क्लिक करवा के हम इसे फिक्स करवा लेंगे। अब इसको क्यों फिक्स करवा रहे हैं, क्योंकि सभी के लिए रेट फिक्स है। एंटर बटन क्लिक करवा लो, एंटर बटन क्लिक करवाने के बाद ड्रैग करवा लो, ये हमारा कन्वीनियंस भी आ गया, अटेंडेंस भी,
HRA भी आ गया, उसके बाद कन्वीनियंस भी आ गया। अब हम बात करते हैं ग्रॉस अर्न की, ठीक है। ग्रॉस अर्न निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, पहले आप लोग को फॉर्मूला लिखवा देती हूँ, ठीक है। कि हमें कैसे ग्रॉस अर्न निकालना है, पीएफ कैसे निकालना है, ईएसआई कैसे निकालना है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखा रही हूँ, आप लोगों ने वीडियो को रोक के आपने ये फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेना है। मैंने यहाँ पे लिख लिया ग्रॉस अर्न, ठीक है। ग्रॉस अर्न अगर मुझे निकालना है तो मैं इसके साथ में लिख देती हूँ F2 इक्वल टू, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, सबसे पहले बेसिक पे होनी चाहिए। अभी मैं जस्ट ये फॉर्मूला लिख रही हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाऊंगी कि ये मैंने क्यों किया, कैसे किया, ठीक है। उसके बाद HRA, इसको फिर डिवाइड बाई करवा देंगे डेज ऑफ मंथ के साथ, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करवा देंगे अटेंडेंस के साथ, ठीक है। उसके बाद प्लस करवा देंगे कन्वीनियंस के साथ, एंटर बटन क्लिक करवा देंगे। यहाँ पे हम निकालते हैं पीएफ, ठीक है। पीएफ को निकालने के लिए फिर इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे हम लेंगे अपनी जो ग्रॉस अर्न नहीं, हम यहाँ पे ओनली, अब जो ये ग्रॉस अर्न है इसके अंदर तो एचआरए को भी प्लस किया गया है, जो कन्वीनियंस है उसको भी प्लस किया गया है। तो यहाँ पे पीएफ निकालने के लिए हमें पहले एम्प्लॉय की सैलरी पता करनी पड़ेगी। तो सैलरी पता करने के लिए वही रूल जो हम पहले फॉलो करते थे, बेसिक पे डिवाइड बाई डेज ऑफ मंथ, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाई अटेंडेंस। जब ये अटेंडेंस आ गई तो आपने बंद करवा लेना है ये ब्रैकेट, उसके बाद मल्टीप्लाई करवा देना है पीएफ रेट के साथ। पीएफ रेट का मतलब जो ऊपर दिया हुआ है 12% दिया हुआ है, तो वो पीएफ रेट हो जाता है। इस तरीके से हमारा पीएफ निकल के आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें ईएसआई निकालना है, तो सेम टू सेम ईएसआई निकालने का भी फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे जो पीएफ लिखा हुआ है, हमने लिख देना है ईएसआई। पीएफ क्या होता है, ईएसआई क्या होता है, आप लोग को मैं समझा चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे पीएफ रेट नहीं है, ईएसआई रेट है। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे जो भी रेट होगा 1.75%। एंटर बटन क्लिक करवा लेंगे तो ये फॉर्मूला है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो अपनी कॉपी में। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं, इक्वल टू लगाने के बाद ब्रैकेट लगा लेते हैं। ये रहा हमारा बेसिक पे को प्लस करेंगे हाउस रेंट अलाउंस के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रॉस अर्न का मतलब होता है कि कंपनी टोटल खर्चा निकाल रही है इस एम्प्लॉय के पीछे, तो इसलिए हमें हाउस रेंट को भी प्लस करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद फिर डिवाइड बाई कर लेंगे डेज ऑफ मंथ के साथ, ये रहा डेज ऑफ मंथ, मल्टीप्लाई करवा लेंगे अटेंडेंस के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ें फिक्स करवाने वाली हैं आपने फिक्स करवा देना है, प्लस करवा दो कन्वीनियंस के साथ। यहाँ पे मुझे C2 दिख रहा है जो फिक्स करना है, F4 बटन क्लिक करवा दो, एंटर बटन क्लिक करवा दो, ड्रैग करवा दो। यहाँ पे ग्रॉस अर्न निकल गया। अब हमने ईएसआई भी निकाल लेना, इसी तरीके से इक्वल टू लगा लो, यहाँ पे ले लो बेसिक पे, ठीक है। बेसिक पे ये रहा हमारा, डिवाइड बाई कर दो किसके साथ, डेज ऑफ मंथ के साथ, डेज ऑफ मंथ को फिक्स करवा दो, उसके बाद मल्टीप्लाई करवा दो अटेंडेंस के साथ, ठीक है। इतना जब हो गया तो इन सभी को ब्रैकेट में कर लो। हम ब्रैकेट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अच्छी तरीके से पता है कि जो हमारा एक्सेल है वो ब्रॉड मास का तरीका यूज करता है। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो हो सकता है कि वो गलत कैलकुलेट कर ले, तो इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेगा ब्रॉड मास के तरीके के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे F4 बटन क्लिक करवा के इसे फिक्स करवाया। अब यहाँ पे हमने C2 को पहले ही करवा लिया है, एंटर बटन क्लिक करवा के यहाँ पे हमारी ईएसआई निकली। पीएफ भी सेम टू सेम इक्वल टू लगा लो, ठीक है। बेसिक पे को ले लो, डिवाइड बाई करवा लो डेज ऑफ मंथ के साथ, इसे भी फिक्स करवा लो, मल्टीप्लाई का निशान लगा लो, ये रहा हमारा पीएफ रेट, इसे भी फिक्स करवा लो। इन सभी को ब्रैकेट में डाल दो, नहीं गलत हो गया, एक मिनट, हमने यहाँ पे अटेंडेंस को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। यहाँ पे रॉन्ग हो गया, यहाँ पे अटेंडेंस को लेना है। अटेंडेंस को लेने के बाद इन सभी को एक ब्रैकेट के अंदर रखो, ब्रैकेट के अंदर रखने के बाद हमने इसे मल्टीप्लाई करवा देना, F4 बटन एंड देन ड्रैग करवा देना। उसके बाद अब हमें निकालना है नेट पे। तो नेट पे हमने जैसे पहले निकाला था, पहले की फाइल में
पहले के क्लास में वैसे ही सेम टू सेम निकालेंगे कि इक्वल टू लगा लो, ये जो हमारा ग्रॉस अर्न है इसमें से माइनस करवा दो क्या, ESI प्लस PF, ठीक है। ऐसा करवा के आपने एंटर बटन क्लिक करवा के यहाँ पर ड्रैग करवा देना है। तो इस तरीके से ये हमारी पूरी फाइल तैयार हो जाएगी। तो आप लोगों का काम क्या है कि सबसे पहले तो आपने मिक्स्ड सेल रेफरेंस का यूज़ कर लेना है, दूसरा ये आपने सैलरी टेबल को कैलकुलेट कर लेना है।